ठीक है। हाय बच्चों, तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। DPP 5 तुम्हारा काफ़ी हद तक हो गया है। आई होप कि उसके आगे मतलब 99 क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। उसको कंप्लीट करो। फिर DPP 6 ऑलरेडी दी हुई है और उसके साथ में कुछ JEE के क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं दे दूंगा। तो आई थिंक इट विल बी गुड इनफ प्रैक्टिस टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल। ठीक है, उसको ग्रास्प कर लिया तो बताया था ना, उसको समझ डाला तो लाइक जिंगल आया लिटरली। ठीक, अब वो एक बार समझ में आ गया, उसके बाद आगे जो इस चैप्टर में चीजें हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहला जस्ट आफ्टर दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तुम्हारी NCERT में भी ये है, ठीक है, तो स्कूल के हिसाब से भी आया है, सही रहेगा। और तुम्हारे JEE में बहुत रेयर क्वेश्चंस आए हैं इससे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। ठीक, तो तुम्हारी बुक में जो होंगे NCERT में हम वो क्वेश्चन कर लेंगे। तुम्हारे बोर्ड तो डेफिनेटली तुम्हारा है नहीं, JEE के जितने क्वेश्चंस होंगे वो, और कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा। ठीक, नाउ व्हाट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन? इसको मैंने ब्रीफली टच किया था जब मैंने कुछ क्वेश्चंस थे तुम्हारे DPP के, वो लिए थे। ठीक, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है वो देखते हैं। देखो भाई, लिखो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। भाई कंपाउंड्स एलिमेंट से मिलके बने हैं, ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर मास रेशियो में उसमें होंगे, है ना। तो उस मास के परसेंटेज को हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? द वेट परसेंट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे weight percent of the elements present in the compound, weight percent of the elements present in the compound is called its percentage composition। ठीक है, and for this we need molar mass or the weight of the compound, weight of the compound। ठीक है जी, ये इसका हो गया काम। अच्छा, अगर इसको लिखना होगा कैसे लिखूंगा? वेट परसेंटेज ऑफ, या परसेंटेज वेट कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट की अगर हम तुम बात करोगे तो क्या आएगा? वेट ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, अपॉन मोलर मास। या तो मोलर मास होगा या फिर और लिख रहा हूं, ये भी नहीं, और मास या वेट ऑफ दैट कंपाउंड, वेट ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, वेट ऑफ दैट, जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन तुम निकाल रहे हो उस एलिमेंट का वेट निकाल लो, ठीक है, इन दैट कंपाउंड, अपॉन उसका मोलर मास या फिर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है जी, इनटू, क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू 100 भी होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेट परसेंट हो गया। तो इसे समझने के लिए कोई डाउट नहीं तो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जांपल बहुत ही सिंपल है ये। अभी ये कह रहा है CaCO3। ठीक है, CaCO3 में कहता है कि Ca का वेट परसेंट निकालो। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, साथ साथ लिख लेते हैं। Ca का वेट परसेंट ऑफ Ca, कार्बन एंड ऑक्सीजन तीनों का निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले हमें वेट नहीं पता, हमें तो हाँ मोलर मास हमें पता चल सकता है, तो कैसे करेंगे? देखो, मैंने इसका मोलर मास निकालना है तो कैसे निकलेगा? इसका ग्राम एटॉमिक मास विच इज 40 प्लस, मतलब इसकी एटॉमिसिटी इनटू इसका ग्राम एटॉमिक मास, तो 1 है, तो 1 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16, कितना है? 40, 12, 52, 48, 100 ग्राम पर मोल। इट डजंट मैटर कि क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन हमारा ये मोलर मास आ गया।
तो अगर मैं देखूं इस एक मोलर मास में कैल्शियम का मास कितना है, कैल्शियम का मास है 40 ग्राम्स, ठीक है 40 हो गया और इंटू 100, ये भाई ये तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 100 ग्राम हमारे पास है तो उसमें से कितना ग्राम कैल्शियम है, 40, कितना गया 40%। सेम वे कार्बन है तो 12/100 इंटू 100 12%, और ऑक्सीजन है तो 48। अब तुम कहोगे सर ऑक्सीजन तो 16 होता है, नहीं 100 ग्राम में है ना, ऑक्सीजन टोटल कितना है 48 ग्राम है ना, तो वो आएगा, ठीक है तुम 16 नहीं रखोगे भाई, ठीक ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस करके इसको समझते हैं, और इसमें कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, हो सकता है स्कूल में एटलीस्ट पूछ ले तुमसे, स्कूल में तो डेफिनेटली पूछेंगे यार, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन आया है दिस इज अबाउट C2H6 है, और उसमें कह रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, ठीक है जी, कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है जी। तो कार्बन यहाँ लिख लो, हाइड्रोजन यहाँ लिख लो। पहले तो इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ C2H6 क्या आएगा भाई, 6 दूनी 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 30, 12 24 6 30, ठीक है जी। अच्छा अभी ये पूछ रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो भाई इसमें 24 किसके हैं, कार्बन के, तो 24/30 इंटू 100 कितना जाएगा, ये 6 चौक 24 6 पंजे 30, 4/5 विच इज 80%। ये कितना आएगा 6/30 इंटू 100, तो डेफिनेटली ये करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर 80% कार्बन है और दूसरा सिर्फ हाइड्रोजन है उसमें, तो बाय मास वो 20% आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज, ये क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें ये बात कर रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ, सबको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता होगा, पहले पढ़ा है, और मैंने अभी लास्ट 1 या 2 लेक्चर में उसका नाम लिया है, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन, ठीक है, इन FeSO4.7H2O, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4 7H2O, ठीक है। अभी इसने एलिमेंट के लिए नहीं पूछा है, इसने वाटर के लिए पूछा, विच इज अ कंपाउंड। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला ऐसे ही लगना है, ठीक है, बस चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, वो कैसे है देखो, ठीक है करके चलते हैं। इसमें अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं, तो मोलर मास ऑफ FeSO4 क्या आएगा भाई, ये Fe का कितना होता है 1 इंटू, क्योंकि एक है FeSO4.7H2, सॉरी .7H2, कितना आएगा ये Fe 1 इंटू 56 आयरन का, प्लस सोडियम कह रहा हूं सॉरी सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का 4 इंटू 16, ठीक है। ये तो हो गया एक, प्लस ये वाटर वाला है, तो वाटर का तो सबको पता है कितना होता है 18, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं इसको, यहाँ पे कितना आएगा ये 56 प्लस 32 प्लस 64, 96 और 6 104 154, तो ये तो, और ये कितना आएगा 856 126 आएगा, ये कितना आएगा 152 52 तो आया था ये 56 96, हाँ ठीक 152 प्लस 126। तो तुम देखोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास ये है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास ये है। अच्छा टोटल मास कितना हुआ ये 8 7 और 2 278, ठीक है। तो बस क्या करना है अभी, अगर मैं वो पूछेगा परसेंटेज ऑफ वाटर, या चलो ठीक है पूरा लिख देता, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, ये देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 126, और टोटल मास कितना है 278, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है जी। एक क्वेश्चन तुम्हारे घर के लिए दे रहा हूं, इसमें क्या करना है,
ग्लोबल सॉल्ट सबको पता है, मैं करा चुका हूँ 2-3 बार। ग्लोबल सॉल्ट, ठीक है, विच इज Na2SO4.10H2O, ठीक है जी। इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैलकुलेट करना है, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैलकुलेट करना है, बस सॉरी परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसी तरीके से कर करो, ठीक है जी। ये क्वेश्चन घर के लिए हो गया। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है, अब इसमें हमने मोलर मास वाला तो देख लिया, ये वाला कहाँ आएगा, ठीक, तो इसको मिटा रहा हूं भाई मैं। एक मेटल है, इसको हमने ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज किया और ये कुछ M2ON में कन्वर्ट हो गया। इसके हमने 16 ग्राम लिए थे और इसको हमने पूरा का पूरा 16.5 ग्राम्स लिए थे, इसको पूरा का पूरा हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, जिसके फाइनली हमको 35.6 ग्राम्स मिले हैं। मतलब ये क्लियर है कि इस ये जितना भी मास था ये सारा का सारा यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है, ठीक है जी। तो अब ये पूछ रहा है, इसमें कौन क्वेश्चन क्या है, ओके ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। अच्छा अब यहां देखो, ऑक्सीजन जो इसमें या तो जितने ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करा होगा वो सारी की सारी यहाँ आ गई होगी कि नहीं आ गई होगी, ठीक है। या तो वो पूछ सकता है कि कितने ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट किया, या वो पूछ सकता है कि फाइनल कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ या मास परसेंटेज ऑफ या परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है इस फाइनल कंपाउंड में, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, इसका 16.5 ग्राम है, पूरा का पूरा यहाँ आ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना होगा, दिस माइनस दिस, तो लिखेंगे मास ऑफ O इन M2ON इज इक्वल टू कितना होगा 35.6 माइनस 16.5 ग्राम, कितना आएगा ये 119.1 ग्राम। तो ये ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या आएगा, परसेंटेज या वेट परसेंट ऑफ O कितना है भाई, वेट कितना है इसका 19.1 ग्राम्स, और इसका अब इसका मोलर मास तो है नहीं हमारे पास, लेकिन इसका मास तो है कि 19.1 ग्राम्स कितने ग्राम्स ऑफ कंपाउंड में इन टोटल 35.6, तो 35 इस टाइम पे हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इनटू 100। जब तक भाई या तो हमें ये दिया हो कोई कि जो एलिमेंट है वो इतने ग्राम्स है आउट ऑफ XYZ ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड, या फिर वो कंपाउंड का फॉर्मूला दे दे और वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको आगे तुम कर लेना, क्लियर होगी ये बात, ठीक है जी। अच्छा अब एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले। ठीक है जी, अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ O is 0.08% in a compound, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अब ये मिनिमम मोलर मास क्या है, ठीक है। तो अगर उस पर बाद में आएंगे, पहले अगर हम देखें इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, तो हमारे पास क्या है 0.08, ये तो ऑक्सीजन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, वेट ऑफ ऑक्सीजन O2 नहीं लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का वेट चाहिए, ठीक है। वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन या तो मोलर मास हो, लेकिन हमारे पास तो फॉर्मूला ही नहीं है कंपाउंड का, तो हम यहाँ करेंगे वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें नहीं, हाँ ठीक है जी, वेट या इनफैक्ट उसने पूछा ही मोलर मास है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ दी कंपाउंड, ठीक है। और वो भी उसने मिनिमम वाला पूछा है, तो क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला ही नहीं पता, तो हमें पता ही नहीं कि इसमें ये ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, तो हम ये कभी निकाल नहीं सकते। हमारे पास इतना पड़ा है, सॉरी ये तो 100 से मल्टीप्लाई तो होगा, ठीक है। अगर हमें ये पता है परसेंटेज, ये तो नोन है ये दोनों,
इसमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, एक ही इक्वेशन है और दो और वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो ये सॉल्वेबल तो है नहीं। इसका मतलब या तो हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए या फिर इनमें से कोई एक नोन होना चाहिए। ये तो पूछा है, इसका मतलब हमें ये नोन होना चाहिए, कैसे होगा वो देखते हैं। दूसरी इक्वेशन मिलने का कोई कारण नहीं, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? जैसे बोल रहा है मिनिमम मोलर मास, हमें नहीं पता कि इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, ठीक है, तो मिनिमम मोलर मास के लिए इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स होने पड़ेंगे? एटलीस्ट एक, एटलीस्ट एक तो होगा, एक से ज्यादा होगा तो मोलर मास भी वैसे ही बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर एक होगा तो इसका जो मिनिमम मोलर मास है वो आ सकता है। चाहे तो तुम करके देख लेना इसको, ठीक है, तुम दो रख के भी देख लेना इसको, दो एटम्स के हिसाब से भी करके देख लेना तो भी हो जाएगा, या इनफैक्ट हम ही कर लेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसिडर करेंगे हम इसमें। इनफैक्ट मैं मोलर मास, मिनिमम मोलर मास की डेफिनेशन पढ़ देता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ, लिख लो इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, for minimum molar mass of any compound, that any compound, that compound should contain at least one atom of the element whose percentage is given, one atom of the element whose percentage is given, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है, तो एटलीस्ट एक एटम तो होना चाहिए। अगर एक एटम हुआ तो इसका मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करके लिख सकता हूँ 0.08 इक्वल्स टू 16 अपॉन m कंपाउंड, मिनिमम मोलर मास बना देते हैं इसको, मिनिमम मोलर मास है m कंपाउंड लिख लेता हूँ यार, ठीक है जी, इनटू 100, कितना आ जाएगा ये, इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, क्या आएगा, m कंपाउंड इक्वल्स टू 16 इंटू 100 अपॉन 0.08, तो ये इसको यहाँ लाओगे तो कितना जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 8 से 2, कितना जाएगा, 20,000 ग्राम, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब मिनिमम मोलर मास की बात करी थी ना मैंने, तो मैंने कहा था कि अगर मान लो तुम एक से ज्यादा ले लो, लेट्स से भाई एक से ज्यादा तो जो लीस्ट हो सकता है एक से ज्यादा वो 2 ही होगा, तो ठीक है, इसको 2 करके रख लेते हैं। मान लो अगर मैंने इसको 2 रखा होता, कितना था, 32 अपॉन m कंपाउंड, यही तो फॉर्मूला आता, ठीक है, ऐसे करके आ जाता। इसको अगर मैं लिखूं तो m कंपाउंड कितना आएगा यहाँ पे, m कंपाउंड विल बी इक्वल टू 32 अपॉन 0.08 इंटू 100, फिर इसको अगर तुम देखो तो यहाँ लेके आओगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा। तो कौन सा बड़ा है भाई, वो बड़ा है ना, छोटा ये है, तो मिनिमम इन दोनों में से ये है, तो हमें एक ही एटम कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है जी, तो ये क्लियर हुआ। ओके, नाउ इसके जैसा ही एक कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है वो लिख देते हैं, ये इसका स्नैपशॉट लो जल्दी से। ठीक, क्या क्वेश्चन है, इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है जी, कंटेन्स 0.0016% ऑफ सल्फर, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको तुमको करना है एग्जैक्टली सेम, भाई सल्फर का इसमें एक एटम अज्यूम करना है एंड देन यू कैन डू इट, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक, अच्छा जी, और बचा एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेल देयर माइट बी अ फ्यू और, नहीं ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है भाई, हीमोग्लोबिन कैरीज वाटर कह रहा हूं O2 टू योर सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, not the cells in the blood stream, through your blood stream it carries oxygen to your cell, to the cells of the body, ठीक है, सबको पता होगा यार, इतनी बायो तो तुमने पढ़ी है, ठीक है, contains 0.25% of Fe, आयरन होता है ना इसमें, सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है अगर इफ मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 89600। ठीक है, अगर मोलर मास ऑफ ये इतना है तो कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ Fe इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो सब कुछ हो गया। अगर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो परसेंटेज कितना है, परसेंटेज हमें दिया है 25, तो 0.25 आ जाएगा इधर पे। ओके, अच्छा, और वेट ऑफ दैट एलिमेंट, इस का एलिमेंट का वेट दिया है, नहीं हमें नहीं पता, तो वेट Fe लिख रहा हूँ, स्मॉल w Fe लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, हमें नहीं पता, और पूछा उसने एटॉमिसिटी पूछी है, तो देख लेते हैं। अच्छा, मोलर मास दिया है भाई, वेरी गुड, 89600 इंटू 100। वाओ, तो इसमें हमें वेट ऑफ Fe तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना। तो वेट ऑफ Fe इन वन मॉलिक्यूल, ये बात वन मॉलिक्यूल नहीं, 1 मोल कह सकते हो। ठीक है, 1 मोल ऑफ दिस हीमोग्लोबिन, उसमें मास ऑफ या वेट ऑफ Fe कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो कैसे आएगा, लेट्स से कि हीमोग्लोबिन में n एटम्स ऑफ Fe है, मतलब हीमोग्लोबिन में n इज द एटॉमिसिटी ऑफ आयरन। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट n बी द एटॉमिसिटी ऑफ Fe। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पता है ना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं 1/4 लिख रहा हूँ, 1/4 इज इक्वल टू Fe को हम लिख सकते हैं n विच इज द एटॉमिसिटी इनटू Fe का कितना होता है भाई, 56, वेरी गुड, 89600 इंटू 100 से ये कटा, तो n इक्वल टू कितना आएगा, n विल बी इक्वल टू 896 अपॉन 4, और ये 56 से नीचे आ जाएगा तो 56, ये अगर तुम करोगे तो अराउंड 4 आ जाएगा ये। ठीक, करके देखना, तो यहाँ पे तुम्हारे एटॉमिसिटी आ गई। तो कुछ भी नहीं था, सिंपल 2 स्टेप में का क्वेश्चन हो गया, है ना। ओके कूल, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो ओके। अब इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, अब इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये 2 चीजें लिखी हैं यहाँ पे, इनका क्या मतलब है, तो इसके मतलब को जानने से पहले हम किसी और चीज का मतलब भी जान लेते हैं। ठीक, सबसे पहले मतलब जानते हैं फॉर्मूला का। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला 1 रेसिंग किसी ने सुना है, F1, ठीक है, F1 कार रेसिंग। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बेसिकली क्या है, केमिकल फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ H2O, ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इसमें 2 H एटम्स हैं और 1 O एटम है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट रिप्रेजेंट्स, फर्स्ट पहली चीज, इट रिप्रेजेंट्स विच ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट in the compound and in what ratio by number। ठीक है ना, यहाँ पे अगर तुम देखो तो 2 H है, 1 है, तो 2:1 का रेशियो है ना। ठीक है, या फिर एक और सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, और group of symbol of elements that represents one molecule of the compound। ठीक है, मॉलिक्यूल का, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द केमिकल composition, the chemical combination of the substance, combination of the substance।
ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस, सब्स लिखा है मैंने, सब्सटेंस पूरा कर लेना। ओके, सो H2O एग्जाम्पल हो गया, CO2 एग्जाम्पल हो गया, H2SO4 एग्जाम्पल हो गया, CO एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें तुम देख सकते हो कि दैट this has carbon and oxygen in the ratio of 1:2, this has hydrogen, sulfur and oxygen in the ratio of 2:1:4, and that has carbon and oxygen in the ratio of 1:1. okay, so this is formula। तो empirical formula क्या होगा? empirical formula होता है, उसके एग्जाम्पल देते हैं पहले तो तुमको। जैसे मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ C2H6, ठीक है, तो ये सबको पता है क्या है, ये इथेन है, ठीक है। इथेन का अगर मैं इंपीरिकल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 2 इसमें से निकाल तो ये आ जाएगा। मतलब सिंपलेस्ट a formula that represents या that denotes the elements present in the compound in their simplest ratio। यहाँ पे अगर देखो तो ये 2:6 रेशियो है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1:3, ठीक है। तो इसमें लिखो, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो, formula which denotes the elements present in the compound in their simplest ratio। लिख लेते साथ साथ, बार बार वही होता है, ठीक है। formula that denotes the elements present in the compound the elements present in the compound in their simplest ratio, simplest ratio में होगा, ठीक है, simplest ratio, ठीक है। तो जैसे इसमें भी तुमने देखा था C2H6 में तुमने क्या देखा, ये क्या है CH3, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट और ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो, ये ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तुम कहोगे सर एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, तो देखो इस वाले के एग्जांपल में अगर तुम देखो तो इसमें सिंपलेस्ट रेशियो में है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट रेशियो में है। तो इसमें लिखोगे फॉर्मूला दैट डिनोट्स या दैट रिप्रेजेंट्स द कंपाउंड, that represents the elements present in the compound in their exact ratio, ठीक है भाई, exact ratio। ये जो exact ratio यहां लिख रहा हूं ना, this needs to be underlined, ठीक है। एग्जैक्ट रेशियो, तो अगर तुम इन दोनों में देखो, इसमें एग्जैक्ट रेशियो है। एक मॉलिक्यूल अगर मैं पकड़ूं इसका, तो इसमें 2 एटम्स ऑफ कार्बन है, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2:6 इज द एग्जैक्ट रेशियो, while 1:3 is the simplest ratio। तो दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज। मैं इसको मिटा रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर उसके बाद वी विल सी समथिंग एल्स एंड देन वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ओके, एग्जांपल्स हैं जैसे C2H6 हो गया, देखो C6H12O6, ठीक है। अगर तुम, ये तो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हो गया, अगर तुम इसको देखो तो क्या होगा, 6 तुम कॉमन ले लोगे तो क्या जाएगा CH2O, मतलब 1:2:1 आ रहा है, CH2O आ गया। NH3 की अगर तुम बात करो तो NH3 का क्या है 1:3, ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में, तो ये NH3। तो तुम देख रहे हो कि कहीं कहीं पे इट इज नॉट द सेम, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपीरिकल फॉर्मूला आर नॉट द सेम, ठीक है। बोथ, ना ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इंपीरिकल फॉर्मूला के इन दोनों केस में, लेकिन किसी किसी केस में सेम भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों अलग ही हों, सेम भी हो सकता है, ठीक है। कूल, ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ अ रिलेशनशिप बिटवीन MF एंड EF, ठीक है। तो एग्जांपल हो गए हमारे, ओके। नाउ लेट्स ड्रॉ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब रिलेशनशिप क्या है वो देखो, MF हुसैन
not cosine, mf into mf is equals to e n into ef. n is a natural number, नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर कोई सा भी होगा, रैंडम नहीं। n कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एम एफ एम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है जी, ये क्लियर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कोई इसका एग्जांपल, डू वी हैव वन? यस वी हैव वन, ठीक है। चलो पहले उन एग्जांपल्स में देख लेते हैं। जैसे हमारे पास C2H6 था, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख रहा हूँ CH3 और एक सेकेंड और कौन सा था, C6H12O O6 था, इसका क्या आया था CH2O, ठीक, और तीसरा क्या था NH3, इसका तो NH3 ही आया था। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें 2 कॉमन लेके हमने इसमें कन्वर्ट किया था, तो n विल बी इक्वल टू 2। इसमें हमने 6 कॉमन लिया था तभी आया था, इसमें 6 आएगा, इसमें 1 आएगा, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, तब समझ में आएगा और भी क्लियरली, ठीक है जी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव, ठीक है, इसने बोला कि हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है एसिटिलीन का। हालांकि तुम्हें एसिटिलीन पता होगा क्या है, एंड बेंजीन के, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन इज CH, ठीक है जी, ओके। अब ये कह रहा है कि मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन क्या है, 26 एंड 78 रिस्पेक्टिवली। तो इसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी दे दिया, ठीक है। अब ये कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन, ठीक। तो सबसे पहले एसिटिलीन की बात करते हैं, एसिटाइलीन या एसिटिलीन जो भी कहना चाहते हो तुम, ठीक है। एसिटिलीन की अगर बात करो तो एसिटिलीन में हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला है इसका, तो हम इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं, EFM। EFM कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 कितना, 13 हो गया। तो हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला मास आ गया, ठीक। अच्छा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है, डेफिनेटली, MFM इज इक्वल टू 26। देयरफॉर इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं n इक्वल टू 26 अपॉन 13, कितना आ जाएगा, 2। बस अब ये वाला कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन क्या आएगा, 2 into CH, तो 2CH आएगा ये, नो, इट विल कम आउट टू बी C2H2। तो जो नीचे सब्सक्रिप्ट होता है, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिसिटी, और जो बाहर मतलब जैसे मैं लिख दूं 2CO2, तो दिस मींस मोल्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, आर बी क्लियर। सेम वे तुम अगर बेंजीन की बात करो, हालांकि तुम्हें इसके ये पता थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। MF EFM कितना होगा इसका, सॉरी EFM, हाँ EFM तो इसका भी सेम होगा 13, EFM 13 हो गया। MFM कितना है इसका, तो 78। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, 78 अपॉन 13 विच इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू क्या होगा, 6 into CH, दैट इज C6H6। एक मॉलिक्यूल में है इसलिए हम C6H6 करके लिख रहे हैं, गॉट इट। चलो जी, ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्वेश्चंस करते हैं, कुछ 2-4 अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डू दिस। ये तुम्हारा कुछ मैं कर दूंगा, कुछ तुम्हें घर से करना है। कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, उनका तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है और n दिखाना है, ठीक है। तो वन इज H2O2, सेकेंड इज B2H6, थर्ड इज FeSO4, N2O4, C4H10, CH3COOH, C12H22O11, Al2O3, Ca3PO4 whole twice, and C6H12
12O6, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो कितना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, HO आया है और 2 इज दी N। इस वाले का मैं कर रहा हूँ, इसमें भी BH3 आया है और इट इज 2। बाकी सारे के सारे तुमको करने हैं, उतार लो, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में और, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टाइम कितना हो गया एग्जैक्टली, ठीक है, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिटरमिनेशन ऑफ EF। EF का डिटर्मिनेशन है, कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास अगर इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया, तो हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला मास भी आ जाएगा, ठीक। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या तो दिया हो, या अगर हम कैलकुलेट कर सकते हो किसी तरीके से, तो हम सीधे सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये जो फंडा यूज होता है, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। होता क्या है कि यू डिग समवेयर, ठीक है, वहाँ पे ऑयल मिला, ऑयल में कुछ, क्योंकि जो क्रूड ऑयल होता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइक मिलियंस ऑफ, या एटलीस्ट नॉट मिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब क्या हुआ कि उसका जो भी कंपाउंड है तुम्हारा, उसको सेपरेट आउट करके हमने देखा कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स है, देयर आर वेज टू डू दैट, कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फिर हम और कुछ काम करते हैं उसमें, जिसके हिसाब से हम एस्टिमेट करते हैं कि वो एलिमेंट्स किस परसेंटेज में है। तो जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन था ना, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकल जाएगा तो उससे फिर हम इंपिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, और इंपिरिकल फॉर्मूला से फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। तो तुमने एक चीज देखी होगी जब मैंने अभी बोली ये बात, कि पहला जो कॉन्सेप्ट था परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, वहां पे तुम्हें कोई कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ था, वहां से पूछा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है। उल्टा क्या, कि तुम्हें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया, या वेट परसेंट दे दिया, या वेट रेशियो दे दिया, वहां से तुम्हें कह रहा है कि तुम इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। वंस वी आर एबल टू डू दैट, देन जो आगे की स्टोरी है वो तो डेफिनेटली वी विल सी, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, तो लिखो उसमें empirical formula of any compound is determined, empirical formula of any compound is determined with the help of percentage composition, determined with the help of percentage composition of the elements in the compound, ठीक है जी। तो ये empirical formula निकलता कैसे, इसका एक प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, तुमको ऐसे एक काइंड ऑफ एक टेबल सा बनाना है, जहां पे भी जब भी क्वेश्चन आएगा इंपिरिकल फॉर्मूला पे, तो एक टेबल बनाना है। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, एलिमेंट्स की, तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसमें, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड वन विल बी द परसेंटेज और वेट रेशियो, जो भी तुम्हें दिया हो, चाहे परसेंटेज दिया हो चाहे वेट रेशियो दिया हो, ये तुम्हें लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, नाउ उसके बाद क्या होता है, तुम ए समझ लो, ए इक्वल्स टू, ये जो क्वांटिटी है इसको ए समझो, इस ए को समझो कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन और वेट रेशो को डिवाइड करना है तुम्हें किससे, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास समझ लो, ग्राम एटॉमिक मास से तुम्हें डिवाइड करना है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास कह लो या एटॉमिक मास कह लो, कैसा भी डजंट मैटर, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, और यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी यूनिट क्या है, क्योंकि ऊपर जो यूनिट रहेगी वही नीचे भी रहेगी। चलो ठीक है, इसको तुम ऐसा करो, कंफ्यूजन कर सकते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। जब ए आ गया, अब ए को क्या करना है, ए नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। एक सेकंड रुको, बस हाँ, यहाँ पे भाई ए बी सी डी करके कुछ 3-4 एलिमेंट्स होंगे, उनका परसेंटेज आएगा, उन परसेंटेज को तुम उसके उन सब के एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे अलग अलग, तो उनके भी कुछ वैल्यूज आएंगी। तो एक ही किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कोई वैल्यू आएगी, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और। तो इन सब वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू है, तुम उसको क्या, मतलब उसको उससे इस ए को डिवाइड कर दोगे, जो भी ए है हर एक का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो इज ए अपॉन लोवेस्ट वैल्यू ऑफ
ऑफ ए, ठीक है। और फाइनली होता है सिंपल रेशियो विच इज आर आर इंटू लोवेस्ट नंबर। अब ये लोवेस्ट नंबर क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएं, मतलब होल नंबर्स आ जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये होल नंबर्स ना आए, तो उस सूरत में क्या करना है, उस सूरत में इनको एक ऐसे छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये सब के सब एक इंटीजर फॉर्म में आ जाए। और अगर इंटीजर फॉर्म में आ गए तो फिर उसके बाद हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अभी बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसका पहले। लेट्स टेक एक कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन का, इसमें कार्बन की परसेंटेज है 75 और इसकी परसेंटेज है 25। क्योंकि हाइड्रोकार्बन बोल दिया है तो कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, तो अगर मैं 75% बोल भी देता, मैं नहीं भी देता, तुमको क्या करना था 100 - 75 करके 25 यहाँ लिखना था। अच्छा जी, अब क्या करना है, ए निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन विच इज इसका ए, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ए 75%, ठीक है, अपॉन एटॉमिक मास कितना हो गया 12। अच्छा ये कितना है 25 अपॉन हाइड्रोजन का कितना है 1, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4 ये 25 दिया 25 अपॉन 4 आ जाएगा, ये 12, ठीक है, ये आ गया। ये कितना है 25। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है ये, या इन दोनों में से ए की छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो तुम क्या करोगे, इसी ए को दोनों तरफ जो है इस नंबर से, जो छोटा नंबर से डिवाइड कर दो, तो 25 अपॉन 4 अपॉन 25 अपॉन 4, यहाँ क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। ये क्या करेंगे इसको 25 अपॉन 4, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा आंसर आ गया। कार्बन क्या है 1 होगा, हाइड्रोजन 4 होगा। ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। हमें फर्क नहीं पड़ता कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, लेकिन इंपीरिकल फॉर्मूला तो डेफिनेटली यही है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल से तुम्हें ये क्लैरिटी है। अब लेट्स टेक सम बिगर एग्जांपल, बेटर एग्जांपल, ठीक है जी। ओके, नाउ अगेन सेम सा ही सिमिलर सा क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास जिसमें कार्बन का परसेंटेज 80 है। तो हाइड्रोकार्बन बोल दिया मतलब कार्बन हाइड्रोजन हो गया। कार्बन अगर 80 है, कार्बन अगर 80 है तो ये डेफिनेटली 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 80 आ जाएगा और यहाँ पे 12, यहाँ कितना आ जाएगा 20 अपॉन 1। तो इसको देखो तुम क्या आएगा, ये 4, तो 20 अपॉन 3। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो इससे दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो 20/3 अपॉन 20/3। इसमें क्या था 20 अपॉन 20/3, तो ये कट के क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो तुम देखो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला तो CH3 आ गया, ठीक है। तो हमें नहीं पता भाई कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इसने कहा है कि ओके MFM इक्वल टू 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला है, तो यहाँ से हम EFM कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। EFM कितना आएगा 12 + 3 कितना 15। तो देयरफॉर N कितना आ जाएगा MFM अपॉन EFM इक्वल टू 30 अपॉन 15 इक्वल टू 2। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, MF इक्वल टू 2 इंटू EF कितना आएगा 2 इंटू 15। आर बी क्लियर, सॉरी क्या कर रहा हूँ 2 ये भगवान 2 इंटू CH3 क्या जाएगा C2H, दिस इज ईथेन। क्लियर होगी भाई बात ये। सिमिलरली हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि CH और O का ही है ना, हाँ, कह रहा है CH और O का एक कंपाउंड है, ठीक है। उसमें उसने कहा कार्बन का जो परसेंटेज है दैट इज 52.2। देखो भाई ये क्वेश्चंस जो है ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन के, ये बहुत पेन होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। तो हमें एस्टिमेशंस लगाने हैं, वो एस्टिमेशंस करना है, या जो गेस्टिमेट कहते हैं जिसको हम वी विल यूज दैट। मैं थोड़ा बहुत आई विल टीच यू सम ऑफ दैट, ठीक है। सी कार्बन का इतना है,
हाइड्रोजन का उसने बोला 13% है, ठीक है, और तो ऑक्सीजन में कितना बचा 65.2 34.8 है ना, ये आया। ओके इसमें कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लो, तो कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें यही स्टेप्स को फॉलो करते चले जाओ। कहीं पे भी तुम्हें ये क्वेश्चन करना होगा तो यही सिस्टमैटिक वे है, यही 5 कॉलम बनाने हैं और करना है, ठीक है जी। 52.2/12 ये कितना है 13/1 और ये कितना होगा 34.8/16। तो अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो क्या है 12 चौक 48 4, अच्छा 4.2 आ रहा है तो कितना जाएगा 33.5 मतलब 12 3 36 और 6 5 7, ठीक है, तो 4.35 आएगा। तुम अगर देखोगे इसको ध्यान से तो ये ऑलमोस्ट ये 13 है, इनके इनके बीच में 1:3 का रेशो आ रहा है भाई, 4 तियां 12 और 35 तियां 105, 13.05, तो ऑलमोस्ट 1:3 का रेशो है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पे भाई आना तो होल नंबर रेशो ही है ना, तो क्या होगा यहाँ पे ये इसका भी हाफ आ जाएगा 2.17 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे मैंने गेस कर लिया। अभी तुम यहाँ पे देखो ये 4.35 है 13 है, और ये इससे क्योंकि सब में छोटा नंबर ये है, इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4.35/2.17 विच इज क्लोज टू 2। यहाँ पे क्या आएगा 13/2.17 विच इज क्लोज टू, इसके तो 3 टाइम्स था तो इसके 6 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2.17/2.17 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तो 2:1 6:1 आ गया। क्या कर लेंगे इसको हम C2H6O, C2H6O, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब बात करते हैं Cr, K और O की। तो एक और कंपाउंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्रोमियम का, पोटेशियम का और ऑक्सीजन का, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। और इसमें कह रहा है कि K जो है वो 26.6% है, ठीक है, और O जो है वो 38% है, 38% है, ठीक है। तो इसका क्या पूछा है इसने, अच्छा इसका MFM भी दिया है, कोई बात नहीं वो भी देख लेंगे। सबसे पहले तो हमारा काम हमेशा क्या होगा, बिना इंपीरिकल फॉर्मूला निकाले तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर तुम देखो कितना हो गया 38 और 26 8 6 14 64, तो ये कितना हो जाएगा 35.4, ठीक है। अब क्या करना है, क्रोमियम का कितना होता है भाई, क्रोमियम का मास कितना होता है, क्रोमियम का कितना होता है, तो मेरे को याद नहीं आ रहा, बताओ। एनीवे 35.4 क्रोमियम कितना होता है, शक्ति VCR में पे 56 52 के आसपास होता होगा शायद 52, ठीक है, ये 52 होता है। और K is 39, 26.6/39 और ये 38/16 आ जाएगा। अच्छा जी, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 17 है, 17 2 और 17 3 17 2 40 कितना होता है 17 2 34 एंड 17 3 51 होता है, ठीक है। तो ये 2/3 के आसपास होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको ले सकता हूँ 0.68 के अराउंड, है ना। तो ऐसे गेस करना है, एक्चुअली में ये हो नहीं रहा, अगर तुम इसको लगोगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये 17 दूनी 34, 17 2 34, 17 3 51, तो ये 2/3 के आसपास कुछ होगा। अच्छा अगर तुम इसमें ध्यान से देखो तो 13 इंटू 3 39 होता है, 13 इंटू 2 कितना होता है, 13 इंटू 2 कितना होता है 26, तो ये 20 मतलब 6 वही 2/3 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये भी 6.8 के 0.68 के आसपास होगा। अच्छा ये कितना है 16 2 32, तो 2 तो आ चुका है पॉइंट, और ये कितना होगा 6 16 कितना होगा 3/8 इज 12.5 37.5 37, ठीक है, 2.3735 के आसपास कुछ आएगा ये, ठीक है जी। अब क्या करना है, सिंपल, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है, तो 0.68/0.68 इक्वल्स टू 1, 0.68/0.68 इक्वल्स टू 1, यहाँ क्या आएगा 2.37/0.68 इक्वल्स टू, ये 3.5 के आसपास आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। कैसे आएगा, 6 चौको 24 होता है ना, ठीक है, और ये जस्ट 7.7 के आसपास आ रहा है, तो 7
3 जा 21 होता है, 2.1 आता, ठीक। तो ये समवेयर अराउंड 3.5 हो गया। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसको, ये जो नंबर आया है इसको अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, इस बार इसकी बारी आई है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये 7। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं विच इज K2Cr2O7, ठीक है। इसका MFM दिया हुआ है 294, ठीक है। तो तुम इसका भी EFM कैलकुलेट करो, n निकालो और फिर इसके इंपीरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गॉट इट? वेयर वर आई? चलो वो वाला क्वेश्चन मैं घर के लिए देता हूँ। क्या है? CH और O है, सॉरी CH और N है, और इनके वेट रेशो दिया हुआ है। इस वाली वेट रेशो दिया है 9:1:3.5, ठीक है। तो तुमको लगेगा सर यहाँ तो वेट रेशो दिया है, हम कैसे करेंगे इसको? हमें तो परसेंटेज से करने की आदत है, वेट रेशो दोगे तो कैसे कर लेंगे हम? तो भाई तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसको ही डिवाइड कर देना है इसके मोलर मास या एटॉमिक मास से, मोलर मास। इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें भी ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे ही करो और बाकी तो प्रोसेस तुमको पता ही है। तो ये क्वेश्चन तुमको करके मुझे भेजना है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम अब इसमें, ठीक है। तो ये कह रहा है एक मेटल है, क्वेश्चन, एक मेटल है, उसकी 2 मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है जी। फर्स्ट मेटल ऑक्साइड में M इज 50% बाय मास, मतलब उसका, ठीक है, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन में या परसेंटेज वेट परसेंट जो है 50% है। और दूसरे वाले में, दूसरी फर्स्ट ऑक्साइड, सेकेंड ऑक्साइड M जो है वो 40% है, ठीक है जी। ओके, अब क्या पूछ रहा है? अच्छा, अगर फर्स्ट ऑक्साइड MO है, देन व्हाट इज द सेकेंड ऑक्साइड? सेकेंड ऑक्साइड क्या है? कैसे करोगे इसको? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलो, इसको ही जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसी को, ये टेबल को ही यूज करना है। पहले ही बात कर लेते हैं इसकी। इसमें M है और O है, सिंपल है। और तो इस वाले कॉलम हमारा पूरा हो गया। ये वाले कॉलम की बात करते हैं। परसेंटेज दिया है, ये 50% दिया है। क्योंकि सिर्फ ऑक्साइड की बात हो रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही कंटेन करेगा, एक्सेप्ट फॉर दिस मेटल। तो ये भी 50% हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 50/m, m समझ लो, और ये कितना हो जाएगा? 50/16। क्लियर है? अच्छा, इसमें MO इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इनका रेशो क्या है? 1:1। दैट मींस इसको भी 1 आना चाहिए, लाइक यू कह लो, इसको और इसको 1 होना चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 1:1 का रेशो है ना। तो 50/m/50/16 = 1। ये कब होगा ऐसा? जब mm = 16 आएगा। तो मोलर मास ऑफ M इज 16, ठीक है जी। अब सेकेंड वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है, कोई भी टेंशन नहीं है भाई। इसको फिर से, इसको नहीं मिटाते, इसको यहीं पे फिर से कर लेते हैं। सेकेंड वाले के लिए ऑक्साइड कितना? ये 40% बोला है। अगर ये 40% बोला है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। सिंपल है। तो ये क्या आएगा? 40/16, क्योंकि इसका मोलर मास भी 16 है या एटॉमिक मास भी 16 है, इसका 60/16 आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि इनका रेशो अगर मैं लेता हूं तो रेशो क्या आएगा? 2:3 आएगा कि नहीं आएगा? 16 से 16 गया, 40:60 कितना होगा? 2:3। तो यहाँ पे जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला एटलीस्ट होगा वो होगा M2O3, ठीक है। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। इनको करो और इनकी मैं DP भेजता हूँ तुमको। चलो, बाय बाय, टेक केयर।